नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। कोरोना के कहर और रियल एस्टेट की मंदी के बीच देश भर के टॉप डेवलपर्स की लिस्ट जारी हुई है। ये लिस्ट बताती है कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड जरूरी होता है। डेवलपर्स के प्रोजेक्ट की क्वालिटी, इंडस्ट्री की रेपुटेशन, बायर्स एंडोर्समेंट, कम्युनिटी कनेक्ट और रिटर्न के आधार पर उनको रेटिंग्स दी गई हैं। और इन रेटिंग के आधार पर जो लोग घर खरीदना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं उनको फैसला लेने में सहूलियत हो। तो अगर आप भी देश भर में कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं या रियल एस्टेट में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो फिर डेवलपर की ब्रांड वैल्यू कितनी अहमियत रखती है, वो आपको कितना फायदा और नुकसान पहुंचाती है, ये समझने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनसे आपका मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं ट्रैक टू रियल्टी के सीईओ रवि सिन्हा, जिन्होंने ये ब्रांड एक्स रिपोर्ट बनाई है। साथ ही इस रिपोर्ट में देश के टॉप 2 ब्रांड में से एक शोभा डेवलपर्स के एमडी जेसी शर्मा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं आशियाना हाउसिंग के ज्वाइंट एमडी अंकुर गुप्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल रवि आपसे होगा कि ये जो रिपोर्ट आपने जारी की है, आपके रेटिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह के बिंदुओं पर फोकस होता है और किन कसौटियों पर आप ब्रांड को परखते हैं? सबसे पहले मैं इस ब्रांड रेटिंग के जेनेसिस पे आता हूं। हमने बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बात किया था इस रेटिंग को शुरू करने के पहले। सबका एक कंसर्न हमेशा से रहा है कि इंडियन रियल एस्टेट में डाटा अवेलेबल नहीं है। इंडियन रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ी क्रिटिकल मिसिंग लिंक है कि वहां पे आप एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए या बायर के लिए डाटा पॉइंट्स नहीं है। रिलायबल डाटा पॉइंट्स की एक जो कमी थी उसको ब्रीच करने के लिए हम लोगों ने ब्रांड रेटिंग शुरू किया, जो कि पूरी तरह से कंज्यूमर के एक्सपीरियंस पे सेंट्रिक है। इसके जो 10 पैरामीटर्स हम लोगों ने रखा था, जिसमें फिस्कल ट्रस्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रोजेक्ट क्वालिटी है, इंडस्ट्री रेपुटेशन है, बायर्स एंडोर्समेंट है, कम्युनिटी कनेक्ट है, एस्पिरेशन वैल्यू है, रिकॉल वैल्यू है, इमेज मैनेजमेंट है और एक रिस्क फ्री रेपुटेशन है डेवलपर का। लेकिन ये 10 पैरामीटर के बियॉन्ड मैं आपको बता रहा हूं, हम बेसिकली जो देखते हैं वो 3 लेवल पर डेवलपर्स को जज करते हैं। पहला ये है कि उसकी फिस्कल एफिशिएंसी कैसी है, क्या उसके प्रोजेक्ट डिले होते हैं क्योंकि उसके पास फिस्कल क्राइसिस है। दूसरा, हम प्रोडक्ट की एफिशिएंसी देखती हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना बायर्स को के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पा रहा है। और तीसरा, फिर हम उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखते हैं कि पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस कैसा है। तो ये 3 जो बेसिक पाइवोट्स हैं जिसके आधार पे हम ब्रांड को इवैल्यूएट करते हैं। मेरा अगला सवाल होगा जेसी शर्मा साहब से। शर्मा साहब, आप इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से आप नंबर 1 पर बने हुए थे, उस ब्रांड का आपको फायदा भी मिल रहा था। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में 2019 और 20 की रिपोर्ट में आप नंबर 2 पर खिसक गए हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज नंबर 1 पर आ गया है। तो ये जो ब्रांड वैल्यू है उसका फायदा आपको कैसे मिलता है और क्या वजह रही नंबर 2 पर जाने की? दीपक जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे रवि जी का और ट्रैक टू रियल्टी का। हम मानते हैं कि इस रेस के अंदर में कभी कोई आगे जाएगा, कभी कोई पीछे रहेगा करते हैं, बट जो जर्नी इटसेल्फ है वो हमें जो है ऑलवेज ऑन आवर टोज रखती है कि भी कहीं ना कहीं हमें जो है इम्प्रूव करने का है। अगर कुछ गैप रह गया है कोई पैरामीटर्स के अंदर में, कोई समझदारी के अंदर में, तो आप उसको पूरा करो। और साथ साथ में आपको सीखने का मौका भी मिलता है, क्योंकि जो टॉप की जो पोजीशन होती है वो एक तरीके से लोनली होती है और उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेंसी भी आती है करते रहे। कोई अगर आपसे आगे बढ़ता है तो उससे काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है, चाहे वो एक मार्केटिंग हो, चाहे वो एक प्रोसेस हो, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट हो, चाहे कुछ और एसओपीज हो करके। मेरा अगला सवाल अंकुर जी आपसे होगा कि अगर हम एनसीआर को देखें तो एनसीआर में आपने काफी अच्छी प्रतिष्ठा बनाई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच जो है वो कि एनसीआर में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर सबसे ज्यादा हैं, वहां पर मसले सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें मिलती हैं प्रोजेक्ट में। ऐसे में आपने क्या कुछ अलग किया है वहां पर अपनी ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिफॉल्ट ज्यादा हैं इसलिए आपके पास आपकी ब्रांड वैल्यू को फायदा हो रहा है? देखिए, वो अंधों में काना राजा वाला आप सिचुएशन पूछ रहे हैं मेरे से। मुझे नहीं लगता है, मेरे को लगता है कि अभी भी दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स हैं जो कर रहे हैं काम, और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी ऑर्गेनाइज्ड
डेवलपर्स काफ़ी हो रहे हैं। मुझे जो लगता है हमारा जो सबसे ज़्यादा फर्क है, और इसीलिए अब हम नेशनल 10 प्लेयर में आए, एक्चुअली अगर आप हमारा टर्नओवर देखिएगा तो हम कंपैरेटिवली उन टॉप 10 प्लेयर्स में छोटे माने जाएंगे, बट हमारा जो कस्टमर इंटरैक्शन है, जो हम मेंटेनेंस करते हैं, जो रवि जी जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो हम जिंदगी भर हमने जो प्रोजेक्ट 30 साल पहले डिलीवर किया वो आज भी मेंटेन करते हैं और उस कस्टमर के साथ रहते हैं, वो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जिसके कारण हमारी ट्रैक टू रियलिटी में ये रेटिंग आई है। और दूसरी चीज़ जो फिजिकल चीज़ बोल रहे हैं, आज 40 साल हो गया हमने एक भी प्रोजेक्ट डिले नहीं किया है, डिलीवरी टाइम पे दी है। ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो हमारे पास फाइनेंशियल माइट था कि हम लेबर का ध्यान रख सके और हम अपना प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर सके ऑन टाइम और जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर्स को डिलीवरी दे सके। तो इस चीज़ को देखकर मुझे लगता है कि ये जो रेटिंग आई है वो अच्छे काम वालों को पकड़ा गया है, देखा गया है और वो उस रेटिंग में दिखाई दिया जाता है। रवि जी, अगर हम जानना चाहें कि इस रेटिंग के आधार पर अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है या कोई अपने लिए घर देख रहा है तो उसको किस तरह से फायदा होगा, उसको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा डेवलपर सबसे बढ़िया है, सबसे ट्रांसपेरेंट है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? देखिए, आम तौर पे जैसा मैंने कहा, इंडिया में बायर की तरफ से ड्यू डिलिजेंस बहुत प्रॉपरली नहीं होता है। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कि हम भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जो हमारी कॉपीज बल्क में लेकर रिपोर्ट्स लोगों के पास भेजती हैं, उससे एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्रिएट होता है। मीडिया में हमारे रिपोर्ट्स को लेकर जितनी बातें होती हैं उससे बहुत ज्यादा बायर्स तक ये बात पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉप रेटेड प्लेयर्स हैं वो अपने बायर्स के बीच में इन रिपोर्ट्स को भेजते हैं, तो हमारा एक जो ओवरऑल वर्ड ऑफ माउथ है वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहीं पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इंडिया में अभी भी एक जो बायर्स की तरफ से रेजिस्टेंस है, और सिर्फ मैं ये अफोर्डेबल की बात नहीं कर रहा हूँ कि 40-45 लाख रुपए वाले बजट में ऐसा है, इवन लग्जरी में मैं देखता हूँ कि एक बायर जो है वो 20 करोड़ का अपार्टमेंट भी ले रहा है, वो ड्यू डिलिजेंस के इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है। हम लोग इस रेटिंग के रास्ते से ज्यादा पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो बेटर परफॉर्मिंग ब्रांड हैं उनको रिवार्डेड होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो एक टाइम आ गया है कि बॉयज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन। लेकिन एक जो ये चैलेंज है, वो चैलेंज मेरे ख्याल से एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए सेक्टर को, खासकर जो टॉप रैंक्ड प्लेयर हैं, उनको भी एक बहुत हॉलिस्टिकली बज क्रिएट करना होगा। उनको बायर्स को ये बताने की जरूरत है कि हम आपके बेटर परफॉर्मिंग ब्रांड हैं, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो प्लेयर्स रिलायबल नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका पब्लिसिटी मैकेनिज्म इन रिलायबल डेवलपर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है मार्केट में। शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो ब्रांड वैल्यू है उससे जो कंज्यूमर है आपका, वो कितना प्रतिशत रिपीट करता है और कितना प्रतिशत ऐसा होता है कि वो रेफर करे दूसरों को और वो आपके वहां घर खरीदें? तो ये जो रेफरल है और रिपीट है, इसका परसेंटेज कैसा रहता है आपकी ब्रांड वैल्यू को देखते हुए? हमारे यहाँ तो एक स्कीम है शोभा प्रिविलेज करके, जो भी कस्टमर हमारा घर खरीदता है उसको हम जो है एक शोभा प्रिविलेज स्कीम के अंदर में इंक्लूड करते हैं और कहीं ना कहीं उसको एक इंसेंटिवाइज भी करते हैं। ये तो एक पार्ट ऑफ हमारा मार्केटिंग हो गया करते हैं जी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपके प्रश्न पे जो है वो ये है कि हालांकि पिछले 8-10 वर्षों के अंदर में इन्वेस्टर्स कम्युनिटी की जिसने एक घर लिया है वो एक से ज्यादा घर खरीदता हो, ऐसे लोगों की संख्या काफी कम हुई है। लेकिन इन्हीं कस्टमर्स में जो अपने जीवन में ज्यादा तरक्की करता है, अपग्रेड करता है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, तो हमने जो चीज देखी है कर कि एक बार अगर आपने हमारा घर ले लिया और उसको आपने यूज किया, उसके बाद में वो कोशिश यही करेगा कि वो हमारे घर में ही रहे। दूसरी, उस वजह से जो भी उसके फैमिली के लोग या उसके जो मित्र हैं, उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जब भी वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं तो उससे जो एक वर्ड ऑफ माउथ वाली बात जो रवि जी एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में बोलते थे, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जो है एक क्या बोलते हैं मार्केटिंग के हिसाब से एक टूल के रूप में काम करती है सो मैं मानता हूँ कि हालांकि काफी हद तक रवि जी ने ठीक कहा
कि बायर्स की ड्यू डिलिजेंस नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट कहीं ना कहीं एक इसको वीकनेस बोलिए या इसको स्ट्रेंथ बोलिए कर है। हमारे जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर में हमारे एग्जिस्टिंग बायर्स जो है वो वोकली बहुत खुश होके जो है बढ़ाई करते हैं, और उसका लाभ जब वो नया बायर आता है उसको कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि उसने घर देखा है या ये फलाना कस्टमर क्या में बता रहा था कर है, उसका बेनिफिट जो है कन्वर्शन के अंदर में मिलता है करके, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में। एक और चीज अंकुर जी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो आपका जो सेगमेंट है वो सीनियर सिटीजन सेगमेंट है, उसी पर आप फोकस रखते हैं। डाइवर्सिफाई होने से क्यों बचते हैं? क्या वजह रहती है कि आप ज्यादातर दूसरे सेगमेंट्स में हाथ नहीं आजमाते हैं? देखिए, हम जो एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि हम चाहते हैं कि वी ऑलवेज बी द बेस्ट इन व्हाट वी डू। तो हमने जो सोचा, हमारा जो कंपनी का स्ट्रेंथ है वो मिडिल इनकम हाउसिंग, किड सेंट्रिक होम और सीनियर लिविंग में है, और मेंटेनेंस सर्विसेज में। तो हमने अपने स्ट्रेंथ को समझा है। तो जो जानते हैं और जो करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमने अपने स्ट्रेंथ को समझा है। सीनियर हाउसिंग तो बहुत लंबी स्टोरी है कि बेसिकली हम जब भिवाड़ी बेच रहे थे तो उस टाइम 96-97 में क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो रहा था। तो हमने बोला यार हम दिल्ली में देखते हैं कोई इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करते हैं, और देखा जो बायर आ रहे थे भिवाड़ी में वो एक्चुअली इन्वेस्टर की जगह एक्चुअल यूजर आ रहे थे जो सीनियर हाउसिंग चाहते थे जी। जब हमने वो देखा, और मेरे डैड अमेरिका में पढ़े हुए थे तो उनको सीनियर हाउसिंग के बारे में आइडिया था, तो उन्होंने बोला कि हम सीनियर हाउसिंग को इंडिया में क्यों नहीं ले आते हैं, और इसीलिए 2002 में हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट का काम चालू किया। उससे पहले बहुत रिसर्च किया, about 4 साल का रिसर्च किया, और देखा कि मार्केट बहुत अच्छा है, और अब हम 5 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, 2000 घर कर चुके हैं, और अब हमारे सपने इवन बिगर है। तो हम चाहते हैं कि सीनियर हाउसिंग को और बड़ा किया जाए। जी बिल्कुल, चर्चा को आगे रखेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और बातें ब्रांड वैल्यू को बेहतर करने की, और साथ ही उन ग्राहकों के बारे में जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं लेकिन ब्रांड वैल्यू को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। बहुत अहम चर्चा है, जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ब्रांड वैल्यू बेहतर होती है तो उससे ग्राहकों को या निवेशकों को किस तरह के फायदे होते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, एक अहम मुद्दा होता है कि तमाम अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो उसमें डिस्प्यूट बराबर बना रहता है। शायद ही देश भर में कोई ऐसा डेवलपर हो जिसके साथ डिस्प्यूट ना हो। तो ऐसे में जो विवाद होते हैं, क्या आप उनका आकलन करते हैं अपनी रिपोर्ट में, उन पर बात करते हैं? देखिए, हम लोग जितने भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स होते हैं या कंज्यूमर केसेस होते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है इंडिया में रियल एस्टेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, लेकिन उसके बियॉन्ड मैंने ऐसे केस स्टडीज भी देखे हैं जो शर्मा जी अभी बात कर रहे थे कि आपके रेफरल बायर्स। देखिए, रेफरल बायर्स जो होते हैं या फिर जो आपके एक इंक्रीमेंटल बायर होता है कि मैंने आज 2 BHK लिया है, कल मैं 3 BHK में जा रहा हूं, क्या मैं सेम डेवलपर के पास जाऊंगा? मेरे पास ऐसे ऐसे केस स्टडीज हैं कि बायर ने वैसे बिल्डर को एंडोर्स नहीं किया है, उसकी 50 कमियां बताई हैं, उसके खिलाफ कंज्यूमर केसेस भी किए हैं, लेकिन आगे चलकर वो उसी बिल्डर से रिपीट बाइंग कर रहा है। तो ये रिपीट बाइंग और रेफरल बाइंग जो है ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है ब्रांड को समझने के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कंज्यूमर कंप्लेंट्स हर डेवलपर के पास है, और ये इंडिया की सच्चाई नहीं है। मैं अभी एक यूके की रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूके में जहां की लोगों के पास फाइनेंस और कैपिटल की कमी नहीं है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वहां कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर ओवरऑल जो है वो 62.5% है। तो ये होता गया है कि ये लाइफ का कॉस्टलीस्ट परचेज है, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। कंप्लेंट्स होते हैं, उस कंप्लेंट्स को हमें फिल्टर करना पड़ता है, कितने कंप्लेंट्स जेन्युइन है और वो कौन से कंप्लेंट्स हैं जो कंप्लेंट्स बिल्डर पे प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमारा जो एक बेसिक पैरामीटर है ब्रांड को समझने का, क्या आप अपनी फ्रेंड एंड फैमिली को रेफर करेंगे, क्या आप इंक्रीमेंटल हाउसिंग या सेकंड परचेज के लिए सेम बिल्डर के पास जाएंगे। जब मैं इस एंगल से देखता हूं तो मेरे लिए कंज्यूमर कंप्लेंट को फिल्टर करना बहुत आसान हो जाता है।
और कंज्यूमर कंप्लेंट के फिल्टर करने के बाद भी हमारे पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें कि शायद आशियाना हाउसिंग का एक प्लस पॉइंट होगा कि उनके पास बड़ा होमोजेनस सेट ऑफ बायर है, उनको अपना बायर और ऑडियंस के चॉइसेज और कंसर्न्स पता है। दूसरी तरफ एक शोभा जैसा ब्रांड है जिनके पास डाइवर्स सेट ऑफ बायर्स हैं, मतलब आपके एक प्रोजेक्ट में ही कुछ बायर के डिमांड्स अलग हो सकते हैं और कुछ दूसरे बायर के डिमांड्स अलग हो सकते हैं, कुछ दूसरे बायर के डिमांड्स अलग हो सकते हैं। तो हमारी इन सारी चीजों को हमारे को एक होलिस्टिकली देखना पड़ता है कि आप एक होमोजेनस सेट ऑफ बायर से डील कर रहे हैं या आप हेट्रोजेनस सेट ऑफ बायर से डील कर रहे हैं। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे शर्मा जी कि अक्सर हम देखते हैं कि जो अपनी ब्रांड को स्टैब्लिश करने का तरीका भारतीय रियल एस्टेट में देखने को मिलता है, वो पहला तो ये है कि आप खूब सारा पैसा खर्च करिए, खूब सारी होर्डिंग्स लगाइए, तमाम जगह ऐड दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रोडक्ट पर फोकस करिए, अच्छा ब्रांड दीजिए, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दीजिए। हालांकि अगर हम देखें तो ज्यादातर जो डेवलपर हैं वो पहले पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी प्रचार तो बहुत करते हैं लेकिन प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कमी रही जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आज की डेट में अगर डेवलपर अपने ब्रांड पर फोकस करें, अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, तो वो जो कंज्यूमर का भरोसा है वो बना रहेगा और ब्रांड वैल्यू अपने आप निखर कर आएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा जाए तो मेरा क्या मानना है कि एक आप रियल एस्टेट में देखो, हालांकि अभी तो फिनिश स्टॉक की इन्वेंट्री काफी ज्यादा है, बट अदरवाइज जो बिजनेस मॉडल है रियल एस्टेट डेवलपर्स का वो क्या है कि या तो जमीन उनकी होती है, किसी दूसरे की जमीन के ऊपर में जॉइंट डेवलपमेंट या जॉइंट वेंचर करके वो डेवलप करते हैं और वो बेचते आज हैं और डिलीवरी जो है कुछ वर्षों बाद में होती है, और उनको जो है अट्रैक्ट करना पड़ता है एक प्रोडक्ट जो रेडी नहीं है, जिसको आप समझ नहीं सकते हैं, और उसके लिए जो है वो एक शो अपार्टमेंट बोलो या एक एक्सपीरियंस सेंटर बोलो, वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं विद गुड डिजाइनर, विद गुड स्पेसिफिकेशंस, और उसको इतना सुंदर दिखा देते हैं करके कि कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। When it needs to be repeated at a mass scale, तो उसमें कई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होती है। एक छोटा सा प्रश्न होता है कि जैसे कि अगर वही बायर को अगर आप भरपूर पैसा दे दो और बोलो कि तुम एक अच्छा घर बना के दिखा दो कर है, तो उसका अधिकार है बोलने का कि मेरी तो एक और कॉम्पिटेंसी नहीं है, बट मोर ऑफन देन नॉट वो जो क्वालिटी बनाता है, क्योंकि हमने लोगों के जो है सेल्फ मेड घरों को भी देखा है, और आज से 20-25 वर्ष पहले जिन घरों में हम जाते थे लोगों ने बनाए थे अपने छोटे छोटे कंट्रैक्टरों को इंगेज करके। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो प्रोडक्ट हम जो दिखाते हैं, मैं जनरल बात करता हूँ, वर्सेज जो प्रोडक्ट जो बन के तैयार होता है उसमें गैप है, और उस गैप के कई रीजन्स हैं। खाली डेवलपर को आप दोष नहीं दे सकते। जो वर्कर्स की जैसे बात करते हैं हम करके, तो आज वर्कर्स कहाँ से आते हैं? बेचारे गरीब वर्कर्स है। अंकुर जी ने एक अच्छी बात बताई किस तरीके से उन्होंने उनका ध्यान रखा कि आज वो उनके साथ रह काम को रिज्यूम कर सके, बट अदरवाइज ऐसी स्थिति बहुत कम डेवलपर्स की है। हमारे जैसे लोग जो वहाँ 10-11 हजार वर्कर्स को रखते हैं, अपने पास घर देते हैं, सुविधा देते हैं, उनको जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, उनको टूल प्रोवाइड करते हैं, कंफर्ट देते हैं, इसके बावजूद भी उनमें से कई लोग निकले करके। तो आज वर्कर्स जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है। जो इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर कहाँ से आते हैं कर है, जिनको आज जो है सो कॉल्ड मोर लुक्रेटिव स्ट्रीम्स नहीं मिलती है, वो बेचारे सिविल इंजीनियर में जाते हैं। कुछ तो हमारे जो प्लम्बर के जो बच्चे हैं, कुछ जो आज गरीब घरों से जो आते हैं उनको आज सिविल इंजीनियरिंग करवाते हैं, वहाँ भी क्वालिटी पैरामीटर की एक चैलेंज आती है। फिर हर काम जो है सुपरविजन चाहिए, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कमिटमेंट होने का होता है कर है। अंकुर जी, अब आप किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह का फायदा आपको सीनियर सिटीजन प्रोजेक्ट्स में मिला है, आप उम्मीद करते हैं कि किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट में भी वैसा ही फायदा मिलेगा? और सबसे अहम बात कि किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट में ऐसा क्या कुछ होगा अलग जो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है? क्योंकि हम देखें तो हर दूसरा प्रोजेक्ट अपने वहाँ किड्स प्ले एरिया या किड्स के लिए एक स्पेशल फीचर देने की बात करता है, लेकिन आपके जो किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट होंगे उसमें बच्चों के लिए क्या कुछ अलग होगा? देखिए, हमने एक स्टडी की थी कुछ साल पहले कि कि फ्यूचर क्या लग रहा है, और जो पता चला कि मिडिल इनकम हाउसिंग वाले लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, और अब सिर्फ वो एजुकेशन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो।
उस सोच से हमने स्टार्ट की, उसके बाद और कस्टमर से बात की और स्टडी किया, तो पता चला कि मदर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो ले जाती हैं अपने बच्चे को कोई क्लास के लिए, 1 घंटा बाहर रहती है, फिर वो क्लास खत्म हो जाती है, तो मदर का भी टाइम खत्म होता है और बच्चे का भी टाइम आज के डेट में ट्रैवलिंग में चला जाता है। तो हमने जब किड सेंट्रिक सोचा तो हमने सोचा कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ की बच्चे की जितनी लर्निंग है वो अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वहाँ पे एक लर्निंग हब बनाया, जिसमें हम एक लाइब्रेरी बनाए जिसमें बुक्स हैं, तो हमारे बच्चे खुद बुक्स उठा के पढ़ते हैं। एक रिसर्च किया हुआ है कि जो रीडर्स हैं दे आर लर्नर्स एंड दे सक्सीड मोर देन एनीबडी एल्स डज। तो हम 12 लाख रुपए के बुक्स डालते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो 2 साल के बच्चे जो जस्ट पिक्चर्स देखना चाहते हैं और जो 16 साल के बच्चे हैं उनके लिए कर सकें। शर्मा जी, मेरा अंतिम सवाल इस शो के लिए आपसे ये रहेगा कि जो ब्रांड वैल्यू है उसका आपके स्टॉक पर कैसा असर पड़ता है? क्या आपको जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम पड़ती है? क्या आपको लोन सस्ते मिलते हैं? इस तरह के फायदे आपको मिलते हैं क्या ब्रांड वैल्यू से? हम नहीं कह सकते कि कितना पड़ता है वाली बात है क्वांटम के हिसाब से, जी। बट डेफिनेटली जो एक आत्मविश्वास है, रेटिंग क्या है, रेटिंग जो है एक फाइनल आउटकम है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, जिसके अंदर में जैसे रवि जी ने शुरू में बताया ना कि 10 पॉइंट्स जो है उस बेसिस पे कुछ न कुछ वो करते हैं। तो मैं मानता हूँ कर के रेटिंग का कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है इंटरेस्ट कॉस्ट में भी या अदरवाइज भी डेफिनेटली कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की कि ब्रांड वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में घर लेने जा रहे हैं तो आप बारीकियां जरूर देखें, जांच पड़ताल जरूर करें और ब्रांड वैल्यू जो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है उन डेवलपर्स के पास जाएं जिनको अपने ब्रांड वैल्यू की चिंता है, जो अपने प्रोजेक्ट को, अपने ग्राहकों को लेकर चिंतित रहते हैं, और अच्छे ब्रांड के साथ निवेश करें ताकि आपका निवेश, आपकी गाढ़ी कमाई बनी रहे। और वो ब्रांड जो असंगठित हैं, प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं और जिनसे अब तक ग्राहकों को नुकसान हुआ है, उनसे बचा जा सके और ये कोशिश हो सके कि ऐसे ब्रांड मार्केट में आने से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।